नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं बुक सुपर कोचिंग में। देखिए दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि मेरे पास खुद की एक संपत्ति हो, एक प्रॉपर्टी हो। अब एक आम व्यक्ति यानी कि एक लेमैन जो कानून की ज्यादा जानकारी नहीं रखता, अगर बात आती है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की, तो वह व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, बेबस हो जाता है। जैसे उसको कोई सलाह देता है, वो बेचारा उसी तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदने चला जाता है। आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। जी हाँ, जो हम जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं, वो 7 जनवरी साल 2025 की है। यहां पर मैं आपको कानून के कुछ मुख्य प्रावधान समझाने वाला हूं। इसके अलावा आपको आज इस जजमेंट में पता लगेगा कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सबसे वैलिड तरीका कौन सा है, बिल्कुल लीगल तरीका, जिसमें आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जीवन भर आप आराम से बैठ सकेंगे। आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि आपके ये कागज पूरे नहीं है, इन कागज में कमी है, अगर आपने एक ये वीडियो पूरी देख ली। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो किसी लॉ एग्जाम या जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की जजमेंट की ओर। ध्यान दें, सबसे पहले हम केस टाइटल आपको इस जजमेंट का दिखा के क्लियर करते हैं। देखिए, केस टाइटल है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, जो हमारे यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एमएस सुब्रमण्यम एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी डायरी जो नंबर है 38616 ऑफ 2018 और 7 जनवरी 2025 की ये जजमेंट। नाउ इस जजमेंट में आपको सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 समझाने वाले हैं। कौन सा एक्ट है हमारा ये? टीपीए, जिसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप दोस्तों इस एक्ट का सेक्शन 54 पढ़े, कौन सा सेक्शन, प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप ये चीज। अगर आप इस एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सबसे वैलिड तरीका क्या है। अब इस सेक्शन को, इस प्रावधान को थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझा दूं, क्योंकि देखिए फायदा तभी होगा जब आप थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन इसके बारे में रखते होंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह सेक्शन बताता है सेल हाउ मेड, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा। इन्होंने बोला अगर एक ऐसा ट्रांसफर है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है और वो प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति है, जैसे खेत हो गया, फ्लैट हो गया, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 100 रुपए या उससे ज्यादा है। आज के समय में तो 100 रुपए में कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं, पर जब ये एक्ट बना था उस समय ऐसा नहीं था। तो इन्होंने बोला अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उस प्रॉपर्टी को केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदा जाएगा। अगर आप सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखें, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 17, वो कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वही सेम चीज जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, और उस पर किसी को कोई राइट टाइटल वगैरह डिक्लेयर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदा जाएगा। तो आपको यह तो समझ में आ गया कि एक प्रॉपर्टी हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदी जाएगी, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने सेल भी बताया कि किसको हम बोलेंगे कानून की नजर में कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से बेचा गया, कब कहा जाएगा। इन्होंने बोला अगर प्रॉपर्टी को बेचते समय पैसा पे किया जाए और कुछ पैसा प्रोमिस कर दिया जाए, या कुछ पैसा एडवांस दे दे और बाकी पार्ट प्रोमिस कर दे। एग्जांपल से आपने शुरू में 10 लाख दे दिया, बाद में बोल रहे हैं 2 महीने में दे देंगे। यानी कि अगर आप बिना प्राइस के, बिना पैसों के प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो दो चीज आपको पता लगी, पहला कि रजिस्टर्ड दस्तावेज होना चाहिए, दूसरा पैसा जरूर एक्सचेंज हुआ हो, यानी कि कंसिडरेशन जरूर हो। ये दोनों चीजें। अब दोस्तों कई लोग ऐसा देखने को मिलता है कि वो किसी प्रॉपर्टी को जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन डॉक्यूमेंट से खरीदते हैं। मतलब कि खरीद तो रहे हैं, पर उनको प्रॉपर नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट सही है और कौन से डॉक्यूमेंट गलत है। अब एक बार आप ध्यान दें, वो व्यक्ति जो एक एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाकर बैठा है, वो क्या कहता है? ये कहता है अगर आप एक एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, तो वो केवल टर्म्स और कंडीशन बताता है दोनों पार्टियों के, मतलब जो खरीदार है और जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, उनके बीच क्या क्या टर्म्स कंडीशन तय हुए हैं, कितना पैसा एडवांस देंगे, कितना बाद में देंगे, कब रजिस्ट्री होगी और क्यों क्या कंडीशन होंगी, वो सारी चीज उसमें लिखी रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल खुद से किसी का कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में बना देगा।
मतलब साफ बोलता है सेक्शन 54 कि एग्रीमेंट टू सेल किसी प्रकार का अधिकार नहीं देगा, वो तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखे हैं बस। तो ये चीज आपको पता लग गया कि एग्रीमेंट टू सेल से मालिक कोई भी नहीं बनेगा, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से खरीदें और कंसिडरेशन पैसों का लेन देन जरूर हो। तो अब आप कहेंगे सर कि कौन से डॉक्यूमेंट से खरीदें? अगर प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो हमेशा सेल डीड से ही प्रॉपर्टी खरीदें। सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें कंसिडरेशन पैसों का लेन देन जरूर हो। अगर ये चीज आपने ध्यान दी, सेल डीड रजिस्टर्ड करा ली, पैसों का लेन देन जरूर दिखाया, तो वो एक वैलिड सेल है, फिर उसमें आपको कोई भी दिक्कत जीवन भर नहीं होगी ना। अब हम बात कर रहे हैं केस लो की, जिसमें हमने बात करी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 7 जनवरी की ये जजमेंट है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल कराकर खुद को प्रॉपर्टी का मालिक समझ बैठता है। वैसे तो आपको पता होगा आजकल कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है। तो ये भी एक ऐसा ही केस आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बात दोबारा से दोहराई कि सिर्फ अगर आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा है और आपके पास एग्रीमेंट टू सेल भी है उस प्रॉपर्टी का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके मालिक बन गए। जब तक आप एक प्रॉपर सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, तब तक आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहेंगे। भले आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, भले आप लोग उस जमीन के कब्जे में हो, इन दोनों चीजों से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। इसको और डीपली बताया गया कि यह साफ वेल सेटल्ड कानून है कि एक एग्रीमेंट टू सेल जो होता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, वो किसी भी प्रकार का टाइटल खरीदार के पक्ष में नहीं देता, क्योंकि सेक्शन 54 जो मैंने अभी आपको समझाया था वो इस बारे में बताता है। तो एग्रीमेंट टू सेल किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं खरीदता, वो तो केवल जो टर्म्स कंडीशन है उन पार्टियों के बीच में वो बताता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है तो वहां पर सेल डीड रजिस्टर करानी जरूरी है। और प्लीज ध्यान दें, बार बार बता रहा हूं कि कंसिडरेशन पैसों का लेन देन जरूर दिखाएं, नगद दिखाएं, अकाउंट ट्रांसफर दिखाएं, वो आपकी मर्जी है। अगर ये कंडीशन आपकी पूरी है तो आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन गए। और जो लोग जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट इनसे खुद को ओनर मान रहे हैं, वो कभी भी मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी क्लियर कर चुका है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कि इन डॉक्यूमेंट से किसी को ओनर नहीं माना जाएगा, सेल डीड रजिस्टर्ड कराकर कंसिडरेशन होना अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। आप लोगों को आज ये जरूर पता लग गया होगा कि आज के समय में अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या है। तो हर व्यक्ति के लिए वीडियो जाननी अनिवार्य है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।